बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी जो हम यहाँ पर एक पहले लेक्चर के स्टार्ट लेंगे वो है फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर से है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बोर्ड्स एग्जाम में भी है क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट ज़्यादातर बी पार्ट लाना वो मस्ट होता है ना। और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बर्नौलीज इक्वेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है या एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं और मस्ट आते हैं। तो इस चैप्टर को कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली बहुत क्लियर करना होगा इंशाल्लाह। तो पहले तो ये अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर के बारे में, तो इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये दो टर्म से बना है, एक फ्लूइड से बना है और एक बना है डायनामिक्स से। तो अब फ्लूइड्स, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तो मैटर की दो फॉर्म है जो फ्लो करती है, उसमें एक आते हैं गैसेस और दूसरा आते हैं लिक्विड्स। तो सबसे पहले तो हमें फ्लूइड्स जानना चाहिए कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो उसको फिर कंबाइनली गैसेस और लिक्विड को कंबाइनली क्या कहेंगे, फ्लूइड्स ही, क्योंकि ये फ्लो करते हैं। दूसरा जो डायनामिक्स है ये फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है जो कि इसमें हम स्टडी करती है मोशंस, लेकिन वो मोशंस जो फोर्सेस की वजह से हो उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तब जब ये हम दोनों टर्म कंबाइन करेंगे और ये एक अलग ब्रांच होगी फिजिक्स का, तो इसको फ्लूइड डायनामिक्स का डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ फ्लूइड दैट अकर ड्यू टू फोर्सेस। इसमें हम फ्लूइड्स की मोशंस के प्रॉपर्टीज और फ्लूइड्स की मोशंस की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स मोशंस ड्यू टू फोर्सेस। अब ये हो गया। और शॉर्टली हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड्स मोशंस विच अकर ड्यू टू फोर्सेस। अब फोर्स क्या करेगी, अब यहाँ पर तो हमने फोर्स कहा ना ड्यू टू फोर्सेस, लेकिन फोर्स या तो फ्लूइड को मोशन में लाएगी, मोशन, और या रेजिस्ट करेगी इसके मोशंस को। तो ये दोनों टर्म इसमें आते हैं, ये वाले भी और ये भी। या तो वो काज करेगी कि जो फ्लूइड है वो फ्लो हो जाए, या ये काज करेगी जो फ्लोइंग फ्लूइड है या मोशन में जो फ्लूइड है उसके मोशन को रेजिस्ट करे। सही है। अब ये दो टर्म हो गई। अब इसकी तो ये तो हो गई ये टर्म। अब इस बेस पर गैसेस और फ्लूइड के बेस पर इस फ्लूइड डायनामिक्स के फर्दर दो ब्रांच बनाए गए हैं। तो उन दो ब्रांच में फिर हम उसको स्टडी करते हैं। अब तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किए गए हैं। किस बेस पर, फ्लूइड्स के बेस पर डायनामिक्स। जो एक ब्रांच है उसका कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स, जो दूसरा ब्रांच है उसको कहते हैं एरियोडायनामिक्स। ये फ्लूइड डायनामिक्स की क्या है, ब्रांचेस है। ये क्या था, डेफिनेशन था। तो अब हाइड्रो की हम सबको पता है किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं। और वाटर जो होते हैं वो किस चीज में आते हैं, लिक्विड्स में आते हैं। अब दूसरा जो कहते हैं ना एयर, तो ये एयर को कहते हैं और एयर गैसेस में आते हैं। तो इसी बेस पर ये दो ब्रांच बन गई। तो ये फ्लूइड डायनामिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं किन चीजों का, लिक्विड्स का। तो स्टडी ऑफ लिक्विड्स मोशंस ओनली। और ये एरोडायनामिक जो स्टडी ऑफ गैसेस मोशंस ओनली। अब ये दो हो गई फ्लूइड डायनामिक्स में, एक हाइड्रोडायनामिक्स हो गया, एक एरोडायनामिक्स हो गया। ये तो यहाँ तक डेफिनेशन ये हो गया। अब हम एक इस सारे के सारे चैप्टर में एक चीज स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं की कैरेक्टर। की कैरेक्टर वो होगा विस्कोसिटी, जो कि हर टॉपिक में ये चीज आएगी फ्लूइड डायनामिक्स में। तो ये विस्कोसिटी टर्म पर अगला लेक्चर लेंगे हम, तो ये अच्छी तरह समझ आएगी। तो लेकिन हर जगह पर हम जब मैथमेटिकल फॉर्म लेंगे जो भी लेंगे, इसमें एक टर्म आएगी विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस चीज पर बहुत फोकस होगा इस चैप्टर में। अब हर चीज का एक मिशन होता है, इस चैप्टर का भी एक मिशन है जो कि हमें आखिर में पता चलेगा इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का सारे मिशन है कि ये हम दो चीजों को हमें समझाएं, दो चीजों को। एक को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरे को कहते हैं इक्वेशन यानी बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका एक बेस होता है, वो एक लॉ पर है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस लॉ पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज इक्वेशन किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये दोनों बहुत ही एमसीक्यूज है जो कि बार बार रिपीट भी हुई, जो एंट्री टेस्ट होती है मटेरियल्स की। तो इन दोनों को फोकस करेंगे। सही है। अब ये यहाँ पर हुई। अब ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा इसके मैथमेटिकल बेसिस पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के।
तो जो इसके बेसिक्स पढ़ेंगे तो अब उसके लिए हम तो दो एग्जांपल लेंगे, दो पाइप्स की एग्जांपल लेंगे। एक यहाँ पर लेंगे, दूसरा यहाँ पर लेंगे। पहले वाले में लेट्स सपोज हम एक पाइप ले लेते हैं। ये एक पाइप है, लेकिन ये जो पाइप है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, थोड़ा इस तरह है लेकिन हॉरिजॉन्टल होगा, बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल होगा। और इसमें जो है बहुत सारे फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने पढ़ा कि फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड्स के हम वो मोशन स्टडी करते हैं जो कि ड्यू टू फोर्स हो। लेकिन लेट सपोज ये कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो हमने जस्ट इमेजिन किया। अब इसमें हम फोर्स करेंगे तो इसको हम इस तरह करेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इस तरह जाएंगे। लेकिन पाइप थोड़ी सी जगह में तो फ्लूइड्स के हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम हजारों और करोड़ कैसे काउंट करेंगे। तो इसलिए हम एक खास टर्म लाते हैं फोर्स के लिए, वो है प्रेशर। हम क्या करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अगर हम इस तरह करें ना, ये दूसरे एंगल से इसको देखें, ये पाइप है हुई, तो ये इसका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हम इस एरिया को ले लेते हैं, इसकी यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और फोर्स को ले लेते हैं, इसको एक प्रेशर के टर्म में लेते हैं। तो हम के लिए इतना बड़ा जो किस्सा है ये नहीं होगा, हमारे लिए आसानी होगी। अब बात ये कि इस पाइप में हम इस फ्लूइड के फ्लो कैसे करेंगे। तो अब दो बातें, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर हर जगह पर होता है। तो एक तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। दूसरी बात क्या होती है कि तो जब हम फ्लूइड को इस पाइप में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर हम एक अप्लाइड प्रेशर लगाएंगे। तो अब जब ये मॉलिक्यूल किस कंडीशन में मूव करेगा, ये तो जब इससे इसका प्रेशर कम होगा ये बिल्कुल इस तरफ नहीं जाएगा, या इससे इसकी इक्वल होगा तब भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, जब ये अप्लाइड प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। तो कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पर कि P अप्लाइड इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक, तब ये फ्लूइड फ्लो करेगी। एक तो ये कंडीशन हो हमारे साथ में। इसमें इस मॉलिक्यूल की जो वेट होता है वो जो नॉर्मल फोर्स है उसके साथ बराबर हो जाते हैं। तो फिर ये होल इशू डिपेंड करता है इन दोनों प्रेशर पर, इसका मोशन अगर ये ज्यादा है इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये ज्यादा है इस डायरेक्शन में जाएगा। सही है। अब या हम सपोज कर लेते हैं एक पेप है हवा में, इस तरफ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ में भी है, तो जिस साइड पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगी तो उससे वो कम साइड पर फ्लूइड मूव करेगी। अब जो दूसरी तरफ है उस पर आ जाते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना। अब इस पाइप को थोड़ा हम इंक्लाइन कर देते हैं इस तरह, ये वही प्लेट है, ये इंक्लाइन हमने लिया। और इसमें भी बहुत सारे उसी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म आएगी जिसको कहेंगे हम कंपोनेंट ऑफ वेट मोशन। यहाँ पर तो जाहिर बात है बिल्कुल ही इस तरह करता था तो कोई वेट की कंपोनेंट नहीं बनता था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल वो इक्वल एक खास हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थे। अब यहाँ पर जो मोशन होगा वो जाहिर बात है कि इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, W इज इक्वल टू mg। लेकिन हमें पता है जो वेक्टर चैप्टर है उसमें भी फिर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, कि जो फोर्स होता है वो अपनी कंपोनेंट बनता है खास खास एंगल पर। लेट सपोज ये एक फोर्स है, ये F है। अब ये दो कंपोनेंट बनाए गए, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। जिसके साथ ये एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं cos थीटा, F cos थीटा, ये वही कंपोनेंट होगा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको कहते हैं F sin थीटा। अब हम बहुत से स्टूडेंट्स का यही जहन में ये होता है कि जो F cos थीटा होता है ये हमेशा x के साथ आते हैं और F sin थीटा होते हैं ये हमेशा y के साथ आते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी रिलेशन नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। ये बात नहीं, ये डिपेंड करता है एंगल किसके साथ हमने लिया, एंगल किसके साथ बन गया। तो अब ये तो हमने यहाँ पर लिया, अब हम एक बहुत इसी तरह का फोर्स लेते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि एंगल इसने बनाया y एक्सिस के साथ, यहाँ पर बन गया। तो फिर ये कौन सा होगा, ये cos थीटा होगा, ये sin थीटा होगा। और जारी बात है ये भी यहाँ पर जो है ना, ये x कंपोनेंट पर इसको हम fx कहते हैं, ये y कंपोनेंट इसको हम fy कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी f sin थीटा होगी f cos है, तो ये फिर भी fx है, क्योंकि ये एक्सिस डिनोट करती है, x एक्सिस ना कि cos और sin ना। और ये जो है ना ये वही fy होगा क्योंकि y एक्सिस पर है, तो y sin थीटा। ये बात याद रखनी होती है हमें। अब ये यहाँ पर जो हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो एक तो होगा जो फ्लूइड का डायरेक्शन है वो इस तरह है ना, तो एक तो इसके साथ वो 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरह बनेगा, तो जो साइन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इसको कह थीटा। तो ये क्या कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, sin थीटा। लेट सपोज ये मॉलिक्यूल हमने लाया यहाँ पर, इतना बड़ा लाया, इतना बड़ा लाया। अब इसका जो ये इस तरह इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, सही है। अब ये इस पर इस क्या लगता है, इसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg, वो इस तरह डाउनवर्ड है। अब इसकी जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इसके साथ नॉर्मल के साथ बनेगा, क्योंकि इस तरह जा रहे हैं तो इस पर नॉर्मल 90 डिग्री पर बनेगा, इस तरह यहाँ। तो जब नॉर्मल पर क्यों बनाए, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वलाइज करे। तो ये कौन सा बन गया, cos थीटा। कौन सा, mg cos थीटा, क्योंकि वेट mg के बराबर होते हैं। और एक तो इस तरह बन जाएगा, इसको 90 डिग्री पर इस तरह, जो मोशन के डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे, mg sin थीटा। अब ये दो कंपोनेंट हम आगे mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब जो mg cos थीटा है इसको एक नाम कहते हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं इक्वलाइजिंग फैक्टर ऑफ रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स को दूसरा नाम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। तो अब ये किस तरह इक्वलाइजिंग फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेट वाला कंपोनेंट है या इसका रिएक्शन कंपोनेंट होता है एफ नॉर्मल, इस तरह जो इस सरफेस की वजह से इस मॉलिक्यूल पर रखते हैं उसको इक्वल कर देता है। तो इसका जो मोशन पर जो असर होते हैं वो क्या हो गया, वो बिल्कुल
जीरो हो गया, क्योंकि इस फैक्टर में इन्वॉल्व होकर अपना मैग्नीट्यूड। और हाँ, ये बात ज्यादा है, जो भी इक्वलाइजिंग फैक्टर होगा वो नॉर्मल होगा। लेट सपोज मैं आपको बात करता हूँ, ये एक अर्थ की सरफेस है, क्या है तो अर्थ की अब वेट जो हम लेंगे तो mg, अर्थ की वेट हम लेंगे तो इसका तो मास बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इसका वेट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर हम लेते हैं एक बंदा लेते हैं, ठीक है, एक एक्स मेल है, तो इसका तो वेट ज्यादा से ज्यादा 60 to 70 kg होगा। तो kg 60 to 70 kg वो इसका मास होगा, तो वेट इसका थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू अर्थ। लेकिन फिर भी ये जब अपनी जो पाव है ये इस जमीन पर मारेगी, तो ये अर्थ जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी रिएक्शन, वो फोर्स भी उस मारने के बराबर होगा। मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि इसका जो वेट इतना ज्यादा है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी इतना ज्यादा होगा, नहीं। अगर हम इस पर एक बाल जो है उसको थोड़े जोर से फेंकेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो उसकी इक्वल लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा जोर से फेंकेंगे इस अर्थ पर तो इससे भी ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक इसका वेट होता है, एक हमारे पास उसका फ्लैट फोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो अर्थ है, ये जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द एक्शन लगाएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्शन फोर्स लगेगा, ना कि उससे ज्यादा। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, जितना इसका वेट इस तरफ होता है उतना ही इस पर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। तो mg cos थीटा का जो फैक्टर है वो तो खत्म हो गया। अब आ गया mg sin थीटा। अब ये जो फैक्टर है, ये जाहिर बात है ये फैक्टर ही रह गया, इसका तो जो एबिलिटी थी वो तो उसके साथ कैंसिल हो गई, मतलब ये और मोशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होगा इससे, इट काजेस मोशन। अब ये दो फैक्टर्स हो गए यहाँ पर, एक साइन थीटा का फैक्टर हो गया, एक कॉस थीटा का फैक्टर हो गया। अब ये जो होता हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अब अगली टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब तो पहले अपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये मैं बराबर करता हूँ इस तरह, हाँ, और एक ये पेज। अल्लाह हाफिज़।